Assalamu alaikum students, welcome back to my YouTube channel SLS Academy. I am your physics teacher and today we are going to discuss about 11th class physics chapter number 2 that is vectors. बच्चों आज का टॉपिक है हमारा स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोडक्ट क्या होता है। अब अगर हम आम जिंदगी की बात करें तो प्रोडक्ट का क्या मतलब है। जब हम दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं और उनसे जो आंसर आता है उसे हम कहते हैं ये हमारा प्रोडक्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आंसर आता है 6 तो 6 क्या हुआ, हमारा प्रोडक्ट हुआ। इसी तरह से जैसे हम स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, इसी तरह हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके भी उनका प्रोडक्ट ले सकते हैं, लेकिन उसका मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्या होता है और उसमें उसकी एक टाइप डिस्कस करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट। तो स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, व्हेन टू वेक्टर क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड देन प्रोडक्ट में बी स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी। जब हम दो वेक्टर्स को या दो वेक्टर क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट जो है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी भी हो सकता है और वेक्टर क्वांटिटी भी हो सकता है। सही है। अब ये किस चीज पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ अ गिवन वेक्टर। अब ये वेक्टर्स की नेचर पे डिपेंड करता है, वेक्टर किस टाइप के हमने लिए हैं, ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो स्केलर होगा या फिर वेक्टर होगा। स्केलर प्रोडक्ट तब आता है जब हमारे पास रिजल्टेंट स्केलर क्वांटिटी आए, यानी कि हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और स्केलर क्वांटिटी ऑब्टेन हो, तो इसका मतलब है ये हमारा कौन सा प्रोडक्ट होगा? स्केलर प्रोडक्ट होगा। ऑन दी अदर हैंड वेक्टर प्रोडक्ट तब आता है जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और आंसर क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी आए। तो ये दो टाइप्स हैं इस प्रोडक्ट की। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि हमने वेक्टर्स पढ़ लिए थे, अब हम इनका प्रोडक्ट क्यों ले रहे हैं? मतलब आखिर हमें क्या ऐसी ज़रूरत पेश आई कि हमें इनका प्रोडक्ट लेना पड़ा? तो इस चीज़ का जवाब मैं इस तरह से करूँगी कि इसकी दो रीज़न्स हैं। हमें दो तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वेक्टर से, जिसके लिए हमें प्रोडक्ट लेना पड़ता है, और हमारे प्रोडक्ट जो है वो हैं भी टू टाइप्स के, तो दोनों जो हैं वो अलग अलग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। एक प्रोडक्ट हमें एक टाइप की इंफॉर्मेशन देता है, दूसरा प्रोडक्ट दूसरे टाइप की, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट हमें एक चीज की इंफॉर्मेशन देता है, वेक्टर प्रोडक्ट दूसरी चीज की इंफॉर्मेशन देता है। तो अब वो दो चीजें कौन सी हैं? पहली है हमारे पास सिमिलैरिटी और अलाइनमेंट, और दूसरी है परपेंडिकुलैरिटी। अब इसको देखते हैं, सिमिलैरिटी और अलाइनमेंट का क्या मतलब है। सिमिलैरिटी और अलाइनमेंट का मतलब है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है और एक बी है। अब ए और बी कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर जाकर एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में अलाइन हो रहे हैं, यानी एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। वो पॉइंट जहां पर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो उसे हम कहते हैं वो अलाइनमेंट है या फिर सिमिलैरिटी है, यानी उनके दरमियान सिमिलैरिटी आ गई, दोनों वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में हो गए। तो इस चीज की इंफॉर्मेशन हमें देता है स्केलर प्रोडक्ट। उसके बाद है हमारे पास परपेंडिकुलैरिटी। अगर हमें वेक्टर्स की परपेंडिकुलैरिटी चेक करनी है, परपेंडिकुलैरिटी चेक करने का मतलब है कि दो वेक्टर जो हैं वो कौन से पॉइंट पर, कौन सी जगह पर परपेंडिकुलर हैं एट द सेम टाइम, यानी कि दोनों वेक्टर्स किसी ऐसी जगह पर एट द सेम टाइम परपेंडिकुलर हों, वो जो पॉइंट है, वो जो जगह है, वो जो वेक्टर है, वो उनका परपेंडिकुलर वेक्टर होगा। अब इस चीज को आप इस तरह से समझें कि यहाँ पर अगर आप देखें सिमिलैरिटी के लिए इस तरह से है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सर्कल है जिसको मैंने नाम दे दिया ए वेक्टर का, ठीक है। ये अभी फिलहाल वैसे ही है, इसको डायग्राम से भी समझेंगे, लेकिन फिलहाल आप यहाँ पे देखें कि एक सर्कल है, इसको हमने ए वेक्टर का नाम दे दिया है। ये दूसरा सर्कल है, इसे हमने बी वेक्टर का नाम दे दिया है। अब ये जो सर्कल है ये आपस में आप दरमियान में देख सकते हैं ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये आपने मैथ्स में पढ़ा था इस तरह के ओवरलैपिंग वाले क्वेश्चन से, जहां पर अगर दो सर्कल दरमियान में ज्वाइन हो रहे हो, आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, उसे हम ओवरलैपिंग रीजन कहते हैं। तो जिसे मैंने ये रेड से शेड किया हुआ है, ओवरलैप कर रहे हैं। तो अब सिमिलैरिटी इनमें किस तरह से है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर ये दोनों एट द सेम टाइम लाई कर रहे हैं। अगर आप दरमियान वाले रीजन को देखें, दरमियान वाला रीजन जो है, स्पेस का जो रीजन है, प्लेन का जो रीजन है, यहाँ पर ए का भी थोड़ा सा पोर्शन जो है ये लाई कर रहा है, और ये बी वाले का भी जो है ना ये वाला पोर्शन आ रहा है। तो एट द सेम टाइम दोनों लाई कर रहे हैं। तो ये इनमें क्या है? ये इनमें सिमिलैरिटी है। अब इस चीज को आप वेक्टर की एग्जांपल से अगर समझें तो लेट्स सपोज हमारे पास ये एक ए वेक्टर है, ये एक बी वेक्टर है। अब इनमें सिमिलैरिटी कैसे हम चेक कर सकते हैं? इनमें सिमिलैरिटी चेक करने के लिए बच्चों इस तरह से है कि आपने ना इस वेक्टर की, ए वेक्टर की टॉप से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है जो कि बी पे आके फॉल करे। सही है। परपेंडिकुलर आपको पता है एक स्ट्रेट लाइन है जो यहाँ टॉप से आप ड्रॉ करेंगे और यहाँ नीचे बी को आके टच करेगी। अब ये जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया है, ये जो सीधी लाइन ड्रॉ की है, इसका क्या मतलब है कि आपने ए वेक्टर को रिजोल्व कर दिया है उसके कंपोनेंट्स के अंदर। किस तरह से रिजोल्व कर दिया है? ये जो सीधी लाइन हमने ड्रॉ की है ये इस ए वेक्टर का
परपेंडिकुलर कंपोनेंट है यानी कि ए साइन थीटा है, और ये जो नीचे है हमारे पास नीचे बन रहा है ये क्या है, ये हमारे पास इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट है यानी कि एक्स कंपोनेंट है ए वेक्टर का। अब क्या हुआ, ये हमारे पास ए साइन थीटा बन गया, ये हमारे पास ए कोस थीटा बन गया। इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है वो थीटा है, सही है, वो यहाँ पर आ रहा है थीटा। अब अगर आप इस एक्स कंपोनेंट या हॉरिजेंटल कंपोनेंट को गौर से देखें तो ये क्या है, ये ए का कोई ऐसा कंपोनेंट है जो बी के ऊपर लाए कर है, क्योंकि ये बी वेक्टर था ना, तो ये ए का जो ए कोस थीटा वाला कंपोनेंट है ये बी के ऊपर लाए कर है, यानी ये बी के ऊपर अलाइन हो रहा है। दूसरे लफ्जों में ये एट द सेम टाइम एक ही जगह पर दोनों वेक्टर्स लाए कर रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर था कि एक ही स्पेस को दोनों सर्कल्स के थोड़ा थोड़ा हिस्सा घेरे हुए थे, इसी तरह एट द सेम टाइम यहाँ पर बी वेक्टर के ऊपर ए वेक्टर का कुछ हिस्सा आ रहा है, जो यहाँ तक मैंने मेंशन किया हुआ है, यहाँ तक ए कोस थीटा आ रहा है जो कि उसका प्रोजेक्शन है। तो अब ये क्या हुआ, अब इसका मतलब हुआ कि ये इनमें सिमिलरिटी को बता रहा है जो ए कोस थीटा है। तो ये ए कोस थीटा जो है ये हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट में इन्वॉल्व होता है, इसलिए हम कहते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट हमें सिमिलरिटी या अलाइनमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अब अगर परपेंडिकुलरिटी की बात करें तो परपेंडिकुलरिटी का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये देखिए यहाँ पर हमारे पास ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अब ये दोनों वेक्टर्स हैं, ये दोनों वेक्टर्स किसी तीसरे ऐसे वेक्टर्स को हमने तलाश करना है जिसके ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो, यानी ये दोनों उसके परपेंडिकुलर हो। तो अब ये किस तरह से है, अगर आप अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम याद करें तो उसमें क्या होता था, हमारे पास एक एक्स एक्सिस होता था, एक यहाँ पर, और यहाँ पर वाई एक्सिस होता था, और तीसरा जो जेड एक्सिस था वो उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो इसी तरह से अगर ये ए है एक बी है तो तीसरा यहाँ पर मैंने ये टेढ़ा करके लगाया है क्योंकि प्लेन में हम इसे शो नहीं कर सकते, स्पेस में ये ऐसे आगे की तरफ बाहर की तरफ निकला होगा, आपकी तरफ पॉइंटिंग आउटवर्ड होगा ये। तो ये क्या करेगा, ये 90 का एंगल बना रहा है इन दोनों के साथ। तो ये हमें अगर परपेंडिकुलरिटी की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए हम कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये है इन प्रोडक्ट को लेने का मकसद जिसके लिए हम प्रोडक्ट ले रहे हैं वेक्टर का, सही है। अब ये कितने टाइप्स के होते हैं ये मैंने पहले आपको बता दिया, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। तो अब स्केलर और वेक्टर की तो आपको समझ आ गई कि इन्हें स्केलर और वेक्टर क्यों कहते हैं। मतलब अगर हम 2 वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करें और हमें स्केलर क्वांटिटी ऑब्टेन हो तो हम उस प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, और अगर 2 वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करें और हमें वेक्टर क्वांटिटी ऑब्टेन हो तो उसे हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। अब इनके ये दूसरे जो नाम है ना, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ये इनकी रिप्रेजेंटेशन की बेस पे हैं, तो ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। चलें जी, आप स्केलर प्रोडक्ट को देखते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है हमारे पास, when the product of 2 vector quantities gives a scalar quantity then the product is called scalar product। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब 2 वेक्टर क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो और हमें आंसर मिल रहा हो स्केलर क्वांटिटी, तो उस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। अब इसकी एक और डेफिनेशन भी है, जो भी आपको इनमें से आसान लगे वो आप याद कर सकते हैं। वैसे ये वाली ज्यादा ऑथेंटिक है, अगर मैं तो यही कहूंगी कि ये वाली ही तैयार करें। द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वेक्टर विद द कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। अच्छा, अब प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वेक्टर, किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके साथ प्रोडक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है विद द कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। यानी कि एक वेक्टर है हमारे पास ए, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर एक वेक्टर है ए और दूसरा है हमारे पास बी। अब प्रोडक्ट किस किस चीज का है, ए वेक्टर का प्रोडक्ट है किस चीज के साथ, दूसरा क्या है हमारे पास, कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर, दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट। यानी कि एक दूसरा वेक्टर हमारे पास बी है, इसका कंपोनेंट। अब कंपोनेंट कौन से वाला लेना है, कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर कौन सा था, ए था, तो अब बी का वो वाला कंपोनेंट जो ए की डायरेक्शन में हमारे पास आ रहा है उसका और ए का हम अगर प्रोडक्ट लें तो ये हमारे पास क्या होगा, स्केलर प्रोडक्ट होगा। अब बी वाला वो वाला कंपोनेंट कौन सा है, तो वो इस तरह से है जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जब आप टॉप से परपेंडिकुलर नीचे ड्रा करते हैं तो ये कौन सा बनता है, बी कोस थीटा। अब ये बी कोस थीटा क्या है, ये वो वाला कंपोनेंट है बी वेक्टर का जो ए यानी कि फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में है। तो अब बी कोस थीटा और अगर ए को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट आता है। इसे हम आगे डिटेल से डिस्कस करते हैं। फिलहाल हम पहले रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज डिनोटेड एज ए डॉट बी। ए वेक्टर है, डॉट बी वेक्टर है, तो ये वो रीजन है, ये जो डॉट है ये रीजन है जो इसका नाम पड़ गया डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि हम इसे रिप्रेजेंट करते हुए ए डॉट बी लिखते हैं। अब जैसे प्रोडक्ट है तो आपको पता है प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई होना, तो डॉट भी मल्टीप्लीकेशन को शो करता है, क्रॉस भी मल्टीप्लीकेशन को शो करता है, लेकिन हमने यहाँ पर डॉट यूज किया तो इसलिए इसका नाम रख दिया स्केलर
प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज डॉट प्रोडक्ट। अब मैथमेटिकली अगर इसको देखें तो a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो अब जैसे हमने इस डेफिनेशन में पढ़ा कि क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वेक्टर, किसी भी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लेना है, किसी भी एक वेक्टर का हमने क्या किया, मैग्नीट्यूड लिया और किसका लिया, a का ले लिया। अब एक वेक्टर था हमारे पास यहाँ पर, उसका मैग्नीट्यूड हमने यहाँ पर ले लिया। उसके बाद क्या है हमारे पास, विद द कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, तो वो वाला कंपोनेंट लेना है जो उस ए वेक्टर की डायरेक्शन में हो। तो वो हमारे पास कौन सा है, बी कोस थीटा है, जो कि ए की डायरेक्शन में है और ये इसका कंपोनेंट भी है। तो क्या करेंगे हम, ए और बी कोस थीटा को ले लेंगे जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा। अब क्या था, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग देयर मैग्नीट्यूड्स विद कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। या फिर दूसरे लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं कि हमने क्या किया है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग देयर मैग्नीट्यूड्स। जो भी दो वेक्टर थे उनके मैग्नीट्यूड को आपस में मल्टीप्लाई किया विद कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, और कोसाइन ऑफ एंगल, जो भी एंगल है उसका कोसाइन लेके, यानी हमारे पास यहाँ कौन सा एंगल था, थीटा था, तो कोस थीटा को भी उनके मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब हम इन तीनों चीजों को इकट्ठा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बन जाएगी स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। अब इसको इस तरह से देखें कि a डॉट b इज इक्वल टू a और b कोस थीटा अलग से ब्रैकेट में लिख दिया। अब a डॉट b इज इक्वल टू a और b कोस थीटा का क्या मतलब है, कंपोनेंट ऑफ b अलोंग a। ये हम अब डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से ये b अलोंग a है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब b को हम रिजोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, उसका परपेंडिकुलर बनेगा, और परपेंडिकुलर ये वाली जो लाइन है ये उसका वर्टिकल कंपोनेंट है, ये उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, नीचे वाली जो लाइन है। तो जब हमने अलोंग द हमारा फर्स्ट वेक्टर लेना है तो अलोंग द फर्स्ट वेक्टर क्या है, a है, तो a के अलोंग कौन सा पार्ट आ रहा है, b कोस थीटा आ रहा है, तो वही यहाँ पर लिख दिया, b कोस थीटा क्या है, कंपोनेंट ऑफ b अलोंग a। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं स्केलर प्रोडक्ट की। तो सबसे पहले है हमारे पास वर्क जो है वो एक स्केलर प्रोडक्ट है, और वो इस तरह से स्केलर प्रोडक्ट है क्योंकि वो दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके ऑब्टेन होता है, लेकिन जो वर्क खुद है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिल रही है, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट कह रहे हैं। तो हमें पता है वर्क क्या होता है, W इज इक्वल टू एफ डी, ये दोनों वेक्टर्स हैं तो इनको वेक्टर के सिंबल से रिप्रेजेंट करना है, और W इज इक्वल टू डी, और F का कौन सा लेना है, F कोस ऑफ थीटा। तो ये जैसे हमने पीछे डिस्कस किया कि A डॉट B में हम क्या करते थे, एक वेक्टर वैसे ले लेना है, कोई भी एक वेक्टर वैसे ही ले लेना है, और दूसरे को क्या लेना है, दूसरे का वो वाला कंपोनेंट लेना है जो उस फर्स्ट वेक्टर के अलोंग हो। तो यहाँ पर हमने D को वैसे ही इसका मैग्नीट्यूड ले लिया, और F का कौन सा कंपोनेंट लेना है जो D के अलोंग हो। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये F वेक्टर था, ये D वेक्टर था। अब अगर हम F का परपेंडिकुलर ड्रा करें नीचे की तरफ तो ये जो है ये इसका वो वाला कंपोनेंट है जो D के अलोंग आता है, तो इसको हमने ले लिया F कोस थीटा, और ये बन जाता है एंड में मल्टीप्लाई करके F D कोस ऑफ थीटा। अब यहाँ पर एक और बात समझने की ये है कि जरूरी नहीं है कि हम D को ही पहले लेते और F का ही हम वो वाला कंपोनेंट लें जो D की डायरेक्शन में हो। हम इस तरह से भी कर सकते थे कि F वेक्टर को लिख लेते और D का वो वाला कंपोनेंट लिखते जो F की डायरेक्शन में हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता, उसके लिए ये करना पड़ता कि D का परपेंडिकुलर F के ऊपर ड्रॉ करते। तो वो किस तरह से करते हैं कि D वेक्टर जो है उसकी टॉप से, जैसे हम F वेक्टर की टॉप से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं D के ऊपर, उसी तरह से D वेक्टर की टॉप से जैसे यहाँ से F वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते, यहाँ पर अगर वो जाता तो ये वाला जो वेक्टर होता ये क्या होता, कंपोनेंट ऑफ D अलोंग द F, D cos थीटा। तो इसको हम D cos थीटा का नाम देके यहाँ D cos थीटा और साथ F, और फिर भी आंसर हमारे पास वही आना था FD cos थीटा। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पावर भी हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट है क्योंकि ये भी दो वेक्टर क्वांटिटीज F फोर्स और वेलोसिटी V को मल्टीप्लाई करने से ऑब्टेन होती है, और ये खुद एक स्केलर क्वांटिटी है इसलिए हम इसे स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। तो इसमें भी उसी तरह से है कि V वेक्टर जो है हमने वैसे लिख लिया, और F का वो वाला कंपोनेंट जो हमारे पास V के अलोंग था F कोस ऑफ थीटा, और ये एंड में मल्टीप्लाई होकर F V कोस ऑफ थीटा। थर्ड एग्जांपल है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास होता है phi इज इक्वल टू E डॉट A। तो E डॉट A है तो इसे वैसे लिख देंगे E A कोस थीटा। अब नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। अब बच्चों ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर इनमें से MCQs भी आ जाता होता है, और इसके अलावा इन्हीं को यूज करते हुए हमें न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने हैं, तो इनको थोड़ा सा अच्छे से समझ लें। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ी हुई है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है AB इज इक्वल टू BA या फिर A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A माइनस B इज इक्वल टू B माइनस A, यानी जो भी ऑपरेशन इस साइड पे हो रहा है इक्वल के वही वाला इस साइड पे करके अगर आप ऑर्डर चेंज करेंगे, उन पोजीशन चेंज करेंगे, वेक्टर है ये जो भी फिजिकल क्वांटिटी है जो भी चीज है उनका सिर्फ ऑर्डर चेंज करेंगे तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जो हमारा स्केलर प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, यानी अगर हम A डॉट B कर रहे हैं या B डॉट A कर रहे हैं दोनों के आंसर सेम आएंगे। तो इसको देख लेते हैं किस तरह से सेम आएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम पहले A डॉट B को देखते हैं। A डॉट B इज इक्वल टू A। अब हमने किस तरह से पढ़ा था कि फर्स्ट वेक्टर वैसे का वैसे, उसका मैग्नीट्यूड वैसे ले लेना है, A और B का क्या लेना है, वो वाला कंपोनेंट जो A के अलोंग है यानी B cos थीटा। तो A और ये B cos थीटा मल्टीप्लाई होके आएंगे AB
बी कोस थीटा। अब अगर हम बी डॉट ए को करें तो बी, और बी इसलिए पहले क्योंकि ये पहले है हमारे पास बी यहाँ पर, तो बी का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। और ए क्या है, ए का वो वाला कंपोनेंट जो बी के अलोंग है, तो वो कौन सा है, ए कोस थीटा। अब ये हो गया बी ए कोस थीटा, और अगर हम इसे दोबारा इस तरह रीअरेंज करके लिखें तो ए बी कोस थीटा। इसका मतलब है जब ए डॉट बी हमने किया तब भी हमें ए बी कोस थीटा मिला, और बी डॉट ए करें तो बी डॉट ए से भी क्या मिलता है, ए बी कोस थीटा। तो ये दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज जीरो। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए वेक्टर के परपेंडिकुलर होने का क्या मतलब है। परपेंडिकुलर होने का मतलब है कि ये हमारे पास एक ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से ज्वाइन है कि ये 90 का एंगल बना रहे हैं। अगर दो वेक्टर आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हो तो क्या होगा, वो दोनों क्या होंगे, आपस में परपेंडिकुलर होंगे। अब हम इनको देखते हैं कि परपेंडिकुलर वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट किस तरह से जीरो है। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब ये हमें फार्मूला पता है, इसमें क्या करना है, हमने सिर्फ एंगल पुट करना है और ये देखना है कि किस तरह से ये जीरो आता है। तो एज वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस 90। अब जो कोस 90 होता है, अगर आप अपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके देखेंगे तो ये जीरो होता है। वैसे भी ये कुछ वैल्यूज जो है वो आप याद रख लें, जिस तरह साइन 90, कोस 90, कोस 0, साइन 0, इस तरह के जो कुछ वैल्यूज हैं, अगर इनको थोड़ा सा रट्टा लगा लें तो ये आपके लिए आसानी हो जाएगी। कोस 90 क्या होता है, अब कोस 90 जीरो है, तो ये सारा जीरो मल्टीप्लाई होकर ए डॉट बी जीरो हो जाएगा। तो जैसे हमने कहा था कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज जीरो। इसके बाद हम यूनिट वेक्टर्स को देख लेते हैं। यूनिट वेक्टर बच्चों आपको पता है वो वाले वेक्टर्स होते हैं जो हमें किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, और इन्हें यूनिट वेक्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो इसलिए हम अब यूनिट वेक्टर को देखते हैं। यूनिट वेक्टर हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, आई, जे और के। आई जो है वो एक्स के अलोंग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जे वाई के अलोंग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और जो के है वो जेड के अलोंग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो अब सबसे पहले हम आई और जे का डॉट प्रोडक्ट देख लेते हैं कि आई डॉट जे क्या आता है। आई और जे आपस में क्या है, यहाँ पर आप डायग्राम से अगर देखें तो आई और जे एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं क्योंकि ये 90 का एंगल बना रहे हैं। जैसे हमारे पास ये दो वेक्टर्स बना रहे थे, इसी तरह आई और जे भी क्या कर रहे हैं, 90 का एंगल बना रहे हैं। तो ये क्या हुए, आपस में परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर भी एंगल क्या है, 90 है, इसलिए आई जे कोस 90 पुट कर दिया, कोस 90 जीरो होता है। अब आई का वैल्यू जो जैसे मैंने आपको बताया कि यूनिट वेक्टर है तो 1 होगा, और जे भी 1 है क्योंकि यूनिट वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 1 आएगा, और ये 0 से मल्टीप्लाई होकर आई डॉट जे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर जे डॉट के को हम देखें तो जे डॉट के क्या है, वो भी आपस में 90 का एंगल बना रहे हैं, परपेंडिकुलर है। क्योंकि ये जी एक्सिस है ना, तो हमें पता है एक्स वाई जी जो तीनों है आपस में परपेंडिकुलर होते हैं ना, इन तीनों में 90 का एंगल होता है। तो इन तीनों के जो वो है यूनिट वेक्टर्स हैं वो भी आपस में 90 का एंगल बना रहे हैं। तो जे डॉट के को अगर हम करें तो इसी तरह से जे का मैग्नीट्यूड के का मैग्नीट्यूड कोस 90 है, कोस 90 0 हो जाएगा। अब जे क्योंकि यूनिट वेक्टर है 1 और ये भी 1 है, तो ये सारा 0 हो जाएगा। इसी तरह से के डॉट आई में भी वही होगा कि के है, आई है, ये दोनों के मैग्नीट्यूड है, फिर कोस 90 है क्योंकि के और आई भी आपस में परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल बना रहे हैं, इसलिए इनको भी हम 90 लिखेंगे यहाँ पर, और कोस 90 0, सो के डॉट आई भी 0 हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। अब अगर हमारे पास दो वेक्टर आपस में पैरेलल हों तो उनका जो स्केलर प्रोडक्ट है वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, यानी उन दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो पैरेलल होने का क्या मतलब है, पैरेलल होने का मतलब है कि जो एक वेक्टर जिस डायरेक्शन में है अगर दूसरा वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में हो तो इसका मतलब है वो दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर एक ए वेक्टर है जो इस डायरेक्शन में है, दूसरा बी वेक्टर है वो भी इसी डायरेक्शन में है, तो ये दोनों के दरमियान कौन सा एंगल बनेगा, थीटा क्या बनेगा, 0 डिग्री। क्योंकि जब वेक्टर्स पैरेलल होते हैं आपस में तो उनके दरमियान जो एंगल होता है वो 0 बनता है। तो अब इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट निकाल के देखते हैं। ए डॉट बी इज इक्वल टू, हमें पता है पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा, यानी ए बी कोस थीटा। अब हमारे पास एंगल क्या बन रहा है, यहाँ पर 0 बन रहा है, इनके पैरेलल होने की वजह से, तो वो 0 पुट कर देंगे, ए बी कोस 0। अब कोस 0 क्या होता है, कोस 0 होता है 1, ये भी आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। तो कोस 0 1 हो गया, ए बी क्या आएगा, ए बी के साथ 1 मल्टीप्लाई होकर ए बी आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो हमने पढ़ा था वो बात सही है कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स ओनली। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास सेल्फ प्रोडक्ट। अब हम देखते हैं कि अगर हम दो वेक्टर्स को आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करें तो फिर क्या होता है। अब हमारे पास एक वेक्टर है ए और दूसरा भी वेक्टर ए है, क्योंकि हम सेल्फ प्रोडक्ट लेने लगे हैं तो दोनों एक जैसे वेक्टर ले लिए हैं। ए डॉट ए इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। अब क्योंकि दोनों एक ही वेक्टर है, यानी दोनों एक जैसे वेक्टर है, दोनों ए हैं, तो इसका मतलब है उनकी डायरेक्शन भी सेम होगी, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। अब डायरेक्शन सेम होगी तो इसका मतलब है वो पैरेलल हैं। जब पैरेलल हैं तो इसका मतलब है उनका एंगल कौन सा बन रहा है, 0 डिग्री। तो अगर एंगल 0 डिग्री बनेगा तो कोस 0 क्या होता है, 1 होता है, और ए क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई होकर ए स्क्वायर, और ये क्या है, ये हमारे पास 1 है, 1 मल्टीप्लाई होकर ए स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इट्स सेल्फ इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। तो बच्चों इस तरह की जो चीजें होती है ना, इनको जहन में रख लिया करें। बाज़ दफा देखिए यहाँ पर मैंने सिर्फ मैथमेटिकल डिस्कस किया है, थ्योरी का पॉइंट नहीं लिखा, लेकिन आप इस तरह
जहन में रखा करें। बाज दफा इसमें से एमसीक्यूज बन के आ जाता होता है इस तरह से कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इट्स सेल्फ इज इक्वल टू, तो इस तरह के काफी सारे ऑप्शन होंगे। तो क्या आएगा इसका आंसर? स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। इसके बाद यूनिट वेक्टर्स को देख लेते हैं। जैसे लास्ट हमने यूनिट वेक्टर को डिस्कस किया कि वो आपस में क्या रिलेशन राय करते हैं, इसी तरह से अगर सेल्फ प्रोडक्ट लें यूनिट वेक्टर का तो तब क्या होता है? अगर हम आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के करें तो हमारे पास 1 आता है। सही है, तो ये भी आप एमसीक्यूज में याद रख लें, अक्सर इस तरह की चीजें भी एमसीक्यूज में आती हैं। अब हम इनको देखते हैं किस तरह से 1 आता है। तो सबसे पहले आई डॉट आई चेक कर लेते हैं। आई डॉट आई जब हम करेंगे तो क्या होगा? आई आई कोस थीटा, ये दोनों उसके मैग्नीट्यूड लिख देंगे। अब हमें पता है कि यूनिट वेक्टर है तो इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, इसका भी 1 है, और अब ये दोनों एक जैसे हैं तो ये पैरेलल होंगे, इसलिए जो एंगल है वो हमारे पास क्या होगा? 0 डिग्री। कोस 0 1 होता है तो तीनों 1 1 है, मल्टीप्लाई होकर आई डॉट आई क्या आ जाएगा? 1। इसी तरह से जे डॉट जे में भी ऐसे ही होगा, जे जे कोस थीटा, और थीटा को 0 पुट कर देंगे, तीनों 1 आ जाएंगे तो जे डॉट जे भी 1। और इसी तरह से के और के में भी होगा कि एंगल हम 0 पुट करेंगे और एंड में आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है जो यूनिट वेक्टर है अगर हम उनका स्केलर प्रोडक्ट लें तो वो किसके इक्वल होता है? वो 1 के इक्वल होता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर इज नेगेटिव। अब अगर वेक्टर्स एंटी पैरेलल हो, एंटी पैरेलल होने का क्या मतलब है? एंटी पैरेलल होने का मतलब है कि उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो बिल्कुल, यानी एक अगर ऊपर है तो दूसरा नीचे है, एक दाएं तरफ है तो दूसरा बाएं तरफ है। जैसे यहाँ हमारे पास एक ए वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है राइट साइड पे, और दूसरा कौन सा है? लेफ्ट साइड पे है। तो क्या है अब इनके दरमियान कौन सा एंगल बनेगा? 180 बनेगा। जब वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं, सेम डायरेक्शन में होते हैं तो एंगल बनता है 0 डिग्री, और जब एंटी पैरेलल होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, एंगल बनता है 180। अब यहाँ पर हमें एंगल मिल गया 180, हम अपने फार्मूले में पुट करके देखते हैं कि क्या ये नेगेटिव आता है। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा, ए बी कोस थीटा, थीटा की जगह आ जाएगा 180 डिग्री, कोस 180 होता है -1, और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा माइनस ए बी। इसका मतलब हुआ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज वेक्टर्स। सिक्स प्रॉपर्टी है हमारे पास, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इन द टर्म ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब हम देखते हैं कि अगर वेक्टर के हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दिए हों, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वाले टॉपिक में पढ़ा था कि क्या होते हैं कि वेक्टर के जो एक्स वाई और जी के अलोंग जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं। तो अब हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी इन द फॉर्म ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ए हमारे पास है ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जी, ये आई जे के जो है ये इनकी डायरेक्शन के लिए, एक्स के अलोंग आई होता है, वाई के अलोंग जे और जेड के अलोंग के होता है। इसी तरह से बी वेक्टर है बी एक्स बी वाई और बी जी, तो ये हमारे पास दो वेक्टर्स हो गए। अब अगर हम इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू, तो ये ए की वैल्यू लिख दी, डॉट बी की वैल्यू लिख देनी है। अब ए डॉट बी क्या होता है हमारे पास? ए डॉट बी हमने पीछे पढ़ा वो होता है ए बी कोस थीटा, क्योंकि हम फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखते हैं और बी का वो वाला कंपोनेंट जो ए के अलोंग होता है तो वो हमारे पास होता है बी कोस थीटा इज इक्वल टू। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, तो इनको मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे? इनको मल्टीप्लाई करने के लिए बच्चों एक ट्रिक होती है हमारे पास कि जो हमारा एक्स कंपोनेंट होता है उसे हम एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, या दूसरे लफ्जों में आई जो है उसे आई से मल्टीप्लाई करते हैं, जे जो है उसे जे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और के जो है उसे के से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जैसे हम नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं उस तरह की मल्टीप्लीकेशन इसमें नहीं करनी। वो क्यों नहीं करनी? वो इसलिए नहीं करनी क्योंकि अगर हम आई वाले को पहले आई से मल्टीप्लाई करें, फिर आई वाले को जे से, और फिर आई वाले को के से, क्योंकि नॉर्मली हम इसी तरह से करते हैं ना कि आई वाले वेक्टर को पहले आई से करना चाहिए था, फिर आई वाले को जे से करना चाहिए था, फिर आई वाले को के से। तो उससे क्या होता? आई डॉट आई का जो आंसर है तो उससे ये होता कि आई डॉट आई का तो आंसर आ जाता, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि आई डॉट आई क्या होता है? 1 होता है। अब हम इसकी अभी रिसेंटली एक प्रॉपर्टी पढ़ के आए। लेकिन जब हम आई डॉट जे करते तो हम ये पढ़ के आए कि आई डॉट जे क्या होता है? वो 0 होता है। वो क्यों 0 होता है? क्योंकि आई जो है वो एक्स के अलोंग यूनिट वेक्टर है, जे जो है वो वाई के अलोंग यूनिट वेक्टर है। अब अगर आई एक्स के अलोंग है, जे वाई के अलोंग है, तो वो दोनों क्या है? आपस में परपेंडिकुलर है, एंगल 90 का बन रहा है, और अगर हम फार्मूले में पुट करेंगे तो कोस 90 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से आई डॉट जे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये वाला फैक्टर अगर हम मल्टीप्लाई उस तरह से करके भी देखें तो ये 0 हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह से आई डॉट के करें तो वो भी 0 हो जाता है, तो इसलिए हमने फिर डायरेक्ट ही किया है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ही ये याद रख लें कि आई डॉट आई करना है, जे डॉट जे करना है और के डॉट के करना है। तो इससे क्या आंसर आएंगे? आई वाला कंपोनेंट ए का कौन सा है? ए एक्स है, यहाँ पर बी एक्स है, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी। तो ये हमारे पास ये आ गया स्केलर प्रोडक्ट इन द टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इसके बाद हम अगर डायरेक्शन निकालना चाहें तो इसी फार्मूले से हम डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। ये जो इक्वेशन है ए बी कोस थीटा इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी, तो यहाँ से हम ये करते हैं कि ए बी जो है ये उठाकर इधर ले जाते हैं और इसे डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कोस थीटा इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी डिवाइडेड बाय ए बी। अब क्या हमें थीटा चाहिए क्योंकि हमें डायरेक्शन निकालनी है, तो हमें यहाँ पर ये कोस भी नहीं चाहिए, इसलिए कोस को भी दूसरी साइड पे ले जाते हैं। कोस क्या होगा? दूसरी साइड पे जाके इनवर्स हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी डिवाइडेड बाय ए बी। तो ये हमारे पास डायरेक्शन आ गई है। ये था बच्चों आज का लेक्चर।
लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, मैं इस पर नेक्स्ट वीडियो बना लूँगी। थैंक यू सो मच।